हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट में, जहां हम कला के बारे में कई चीज़ें देख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम मुगल शैली को पढ़ रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने समझा कि मुगल शैली कैसे शुरू हुई, मुगल वंश भारत में कैसे स्थापित हुआ, बाबर ने अपने शासनकाल में क्या क्या चीज़ें कला के क्षेत्र में की, उसी प्रकार हुमायूं ने अपने शासनकाल में कला के क्षेत्र में क्या क्या काम किया। उतनी बातें हमने पिछले दो वीडियो में देखी हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो अकबर पर आधारित है, तो इसीलिए जो हमारा आज का टॉपिक है वो है अकबर। तो आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। तो चलो आ जाओ सभी, आज का टॉपिक देखते हैं अकबर। समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हमें पढ़ना है अकबर के बारे में। तो हमारा आज का टॉपिक है अकबर। तो चूंकि जैसा मैं पहले हमेशा कहता हूं कि हमें क्या करना है, पढ़ना नहीं, हमें कुछ रटना नहीं है, क्या करना है, सीखना है, समझना है। अगर हमें समझना है तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि कहानी शुरू कहाँ से थी। कहानी शुरू हुई थी बाबर से। बाबर का जीवन काल हमने देखा कि ईरान से बाबर आते हैं और पानीपत का प्रथम युद्ध जीत करके दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना होती है। फिर 4 साल बाबर युद्ध लड़ते हैं। चारों युद्ध के बाद 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हुमायूं शासक बनते हैं। हुमायूं अपने शासनकाल में क्या क्या काम किया पिछली बार हमने देखा। उन्हीं के शासनकाल में मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 कलाकार आते हैं और हमजा नामा का चित्रण करके मुगल शैली की नींव रखते हैं। लेकिन उनके समय में जितना काम हुआ था, किसके, हुमायूं के शासनकाल में जितना भी काम हुआ था वो सब काम ईरानी शैली में हुआ था। इसलिए उसको हम मुगल शैली का आरंभ नहीं मानते हैं। जब अकबर का शासनकाल आएगा तो इसमें हिंदू चित्रकार भी काम करेंगे। तो ईरानी और भारतीय शैली, जब दोनों शैलियों का सम्मिश्रण हो जाएगा तब हम उसे कहेंगे मुगल शैली। इसलिए मुगल शैली की शुरुआत और मुगल शैली का विकास अकबर के शासनकाल को जाता है। तो बाबर को देख लिया है। बाबर के बाद हुमायूं को देख लिया है। अब हुमायूं से हम देखेंगे तो हुमायूं हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, इससे इनका विवाह हुआ। हमीदा बानो बेगम से इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था अकबर। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं को जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी वो था अकबर। यानी अकबर की जो माता थी उनका नाम हमीदा बानो बेगम था। ठीक है, आगे देखते हैं 1547 में। पहले तो जन्म की बात करते हैं। तो अकबर का जो जन्म है, जन्म हम देखेंगे तो 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 को सिंध प्रांत के राजा, सिंध प्रांत में अमरकोट के राजा राणा वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। तो ये तो पिछली कहानी में ही हमने पढ़ लिया था कि हुमायूं जब शेरशाह सूरी से परास्त होकर के ईरान जा रहा था तो बीच में उसने राणा वीरसाल के महल में रुका हुआ था और वहां पर उसने शरण ली थी। वहीं पर अकबर का जन्म हुआ और आरंभिक परवरिश अकबर की वहीं होती है। फिर आगे हम देखते हैं 1547 में बैरम खां, जिसको हमने बताया था कटप्पा का रोल है बैरम खां का, तो बैरम खां के संरक्षण में हुमायूं ने काबुल कांधार पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली तो बाद में जीतता है, पहले तो काबुल कांधार पर अधिकार होता है। जब काबुल और कांधार पर अधिकार हो जाता है उस समय पर बाबर हुमायूं के पास आ जाता है। तो 1547 में हुमायूं का काबुल पर अधिकार हो जाता है। जब हुमायूं का काबुल पर अधिकार हो जाता है तो अकबर कहाँ पहुंच जाएगा, हुमायूं के पास। अकबर
हुमायूं के पास पहुंच जाता है। कहाँ? काबुल। अब जब यहाँ पर पहुंचता है तो देखता है कि उस समय हुमायूं के दरबार में दो चित्रकार हैं, क्योंकि पिछली कहानी में हमने पढ़ लिया है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों हुमायूं के शासनकाल में आ गए थे। तो मीर सैयद अली और अब्दुल समद, ये दोनों कलाकार वहाँ काम करते थे। अब कोई छोटा बच्चा अक्सर देखना जो चित्र बनाते हैं उनसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो अकबर इन दोनों से प्रभावित था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित था वो था अब्दुल समद से। और मैंने बताया था कि हुमायूं और अकबर इन दोनों ने कला की शिक्षा किससे ली थी? अब्दुल समद से। अब अकबर के कला गुरु अगर पूछे कौन थे, तो अकबर का कला गुरु कौन था? अब्दुल समद। अब्दुल समद से ही कला की शिक्षा ली थी। और हुमायूं ने अब्दुल समद का एक पुत्र था जिसका नाम था शरीफ। किसका? अब्दुल समद का पुत्र है। इसको अकबर का खानजद नियुक्त किया था। अकबर का खानजद। खानजद का मतलब होता है सहपाठी। उन्होंने कहा था आपका बालक मेरे बालक के साथ पढ़ेगा, तो राजकुमार के साथ पढ़ना वो भी बहुत बड़ी बात थी उस समय पर। तो अब्दुल समद के पुत्र को खानजद नियुक्त किया गया था, यानी अकबर का सहपाठी। अब अकबर ने कला की शिक्षा अब्दुल समद से ली थी, इसीलिए अकबर सबसे ज्यादा सम्मान चित्रकारों में अब्दुल समद का करता था। अब्दुल समद का करता था क्योंकि अच्छा चित्रकार तो था ही, साथ में गुरु भी था अकबर का, इसलिए अब्दुल समद का सम्मान सबसे ज़्यादा करता था। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो कहते हैं कि चूंकि अकबर का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? राणा वीरसाल के महल में। इसीलिए अकबर के अंदर अन्य मुगल शासकों जैसे कट्टरता नहीं थी, धर्म को लेकर के कट्टरता नहीं थी। पहले ही मैंने बताया कि जन्म हुआ था तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो ये राजपूतों की ग्रहण करके रखा था, जैसे तिलक लगाना और सूर्य को जल चढ़ाना, ये दो काम वो करता था। उसके बाद कट्टरता था नहीं, तो ये क्या करता था? इसके अंदर गुण ग्राह्य क्षमता बहुत अच्छी थी। गुण ग्राह्य क्षमता बड़ी अच्छी थी, यानी कि किसी के गुणों को ग्रहण कर लेना, तुरंत अपने अंदर ले लेना। जैसे कोई अच्छा बोलता है तो उसकी कॉपी कर ली हमने, कोई अच्छा सोचता है तो उसके जैसा हम सोचने लग गए। तो किसी के भी अच्छे गुण को बड़ा जल्दी ग्रहण करता था, तो गुण ग्राह्य क्षमता इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो ये क्या करता था? हर धर्म की किताबें पढ़ता था, जैसे रामायण, रमजानामा की बात करेंगे, महाभारत का फारसी अनुवाद रमजानामा। तो जैसे भारतीय ग्रंथों का भी अनुवाद करा के फिर वो पढ़ता था। ईरान के जो ग्रंथ हैं अन्य धर्मों से जो संबंधित हैं उनको भी पढ़ता था। और हर धर्म में कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती हैं। तो हर धर्म की अच्छी बात है, जैसे किसी धर्म में कोई अच्छी बात है, किसी धर्म में कोई अच्छी बात है, तो जो बातें उसे अच्छी लग जाती थी वो चाहे जिस धर्म की हो वो उसे अपनाता था। तो हर धर्म की अच्छी बातें, हर धर्म की अच्छी बातों को ग्रहण करता था। ग्रहण करने में उसको बड़ा मजा आता था। इसीलिए उसने क्या किया? अपने शासनकाल में उसने कहा हर धर्म में कुछ ना कुछ बुराई है और हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई है, तो सारे धर्मों की अच्छाइयों को एक करके एक नया धर्म चलाते हैं। तो इसने हर धर्म की अच्छी बातों का संकलन करके एक नया धर्म बनाया, जिसे कहा गया दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म, इसी को सुलह कुल भी कहा गया।
सुलह कुल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या था, जितने भी धर्म हैं सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें उसमें दी हुई थी कि इस धर्म में ये अच्छी बात है, इस धर्म में ये अच्छी बात है। तो सारी चीज़ों को करके उन्होंने कहा कि अगर ये धर्म अपनाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, और सारी अच्छी अच्छी बातें थी उसमें। तो ये भी एक अच्छा प्रयास था, लेकिन ये ज़्यादा चल नहीं पाया। तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था अगर आए तो हमें ध्यान रखना है, दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक। उसके बाद एक तो कट्टरता नहीं थी, इसका एक कारण है कि इसका जन्म जो था कहाँ हुआ था, राजपूत परिवार में। शुरुआती परवरिश भी कहाँ हुई थी, राजपूत परिवार में। उसके बाद आगे हम देखेंगे तो इसका जो विवाह हुआ था, विवाह किससे हुआ था, जोधाबाई से। जोधाबाई से विवाह होने के बाद जोधाबाई को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी जैसे तुम अपने धर्म में करती थी वहां तुम यहां वैसे ही कर सकती हो। तो धार्मिक स्वतंत्रता दी थी, और उसके साथ अंशतः वैष्णव धर्म का पालन भी करता था, बहुत थोड़ा बहुत, लेकिन उसको किसी चीज के लिए मना नहीं किया था उसने, जैसे उसे करना हो पूजा पाठ अपना कर सकती थी। तो धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की थी। अब समस्या ये थी कि अकबर के बहुत साल हो गए, अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे। अब अकबर के पुत्र नहीं हो रहे थे तो फिर अंततः अकबर के राजनीतिक गुरु उन्होंने सलाह दी कि आप चले जाओ शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, वही इसका उपाय बता सकते हैं। तो शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में गए, यहीं जोधाबाई जाते हैं, और शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से अकबर का जन्म होता है, पहला पुत्र अकबर का जन्म होता है, बड़ी मन्नतें मांगने के बाद। कहाँ जन्म होता है, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में, सॉरी अकबर कह रहे हैं, अकबर का जो पहला पुत्र होता है, यहाँ अकबर लिख रहे हैं, कौन हुआ, दूसरा होगा जहांगीर, है ना, अकबर का पुत्र। तो बड़ी मुश्किल से एक पुत्र पैदा हुआ, किसके आशीर्वाद से, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। इसीलिए जहांगीर तो बाद में नाम पड़ा, पहले इसका नाम सलीम के ही नाम पर, सलीम, शेख सलीम के नाम पर इसका नाम था सलीम। जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम था। क्यों, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में ही उसका जन्म हुआ था। तो सलीम इसके बचपन का नाम रखा गया, यही सलीम आगे चल करके जहांगीर के नाम से राजगद्दी पर बैठेगा। ठीक। अब सोचो, जिसके इतने सालों तक कोई बच्चे नहीं पैदा हो रहे थे, अचानक बहुत आशीर्वादों के बाद, कितनी मन्नतें की, तब जाके एक बालक पैदा हुआ, तो कितना खुश होगा, और कितना उसको छूट दी होगी अकबर ने कि भाई ये अकबर का पुत्र है, कितनी उसको छूट मिली होगी। और जब किसी भी बालक को बहुत ज़्यादा छूट मिल जाती है तो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो यही चीज़ हम देखेंगे जहांगीर के साथ भी होगी। जहांगीर भी नशे में हमेशा धुत रहता था, और यहाँ तक कि अकबर से ही युद्ध लड़ने, इलाहाबाद के किले से आगरा आ गया था अकबर से युद्ध लड़ने, तो विद्रोही भी हो गया था पिता का। तो ये देखेंगे, वो तो बाद में जहांगीर के समय में देखेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि इसका एक पुत्र शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, जिसका नाम जहांगीर था। तो जहांगीर फिर और हुए, फिर मुराद हुआ और दानियाल, 3 बच्चे हुए इसके। तो ये दोनों तो मर गए। अब राजा के बेटे थे, खूब नशा करते थे, अफीम खूब खाते थे, उसी की वजह से ये मर गए थे, बचा यही था। तो लास्ट में इसी ने शासन किया। तो इतना हमने देख लिया। क्या क्या देखा, सबसे पहले इसमें देखा इसका जन्म कहाँ हुआ, फिर ये पिता के पास पहुंचा तो किससे मुलाकात हुई, फिर कौन इसका कला गुरु बना, कौन इसका सहपाठी बना, फिर क्यों इसमें कट्टरता उतनी नहीं थी, और इसने कौन सा धर्म चलाया था, विवाह किससे हुआ था, और पुत्र कौन हुआ इसका। इतनी बातें हमने देख ली। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, इसमें हमने इसके स्वभाव को जाना कि इन सब कारणों से अकबर का जो स्वभाव था वो बाकी जो मुस्लिम शासक हुए उनसे सही था। क्यों, क्योंकि एक तो जोधाबाई का प्रभाव, दूसरा राणा वीर साल के यहाँ जन्म और शुरुआती परवरिश,
तो वो दोनों का भी प्रभाव था। तो इस तरीके से इसके स्वभाव को हम समझे। अब हम समझेंगे अकबर की शक्तियों को। अकबर 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई किससे? लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय गिर करके उसकी मृत्यु हुई थी। पिछले वीडियो में हमने देखा था। जब इसकी मृत्यु हुई उस समय अकबर पंजाब के कालानौर, पंजाब के कालानौर में था। अब चूंकि यह तो उस समय पर बहुत छोटा बालक था, इसलिए इसके साथ हमेशा कौन रहता था? कल मैंने जिसको बताया था, बाहुबली का कटप्पा। बाहुबली का कटप्पा कौन था? बैरम खां। तो बैरम खां का संरक्षण था, यानी बैरम खां हमेशा इसके साथ रहता था। तो बैरम खां के संरक्षण में पंजाब के कालानौर में जब इसको पता चला कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो वहीं पर ईंटों के बने सिंहासन में, ईंट से ही सिंहासन बनाया गया, ईंटों से बने सिंहासन में इसका राज्याभिषेक हुआ। अब राज्याभिषेक किया गया। अब ये पहुंचा दिल्ली। दिल्ली जब पहुंचे तो वहां हेमचंद्र विक्रमादित्य तैनात थे। उन्हें लगा ये बहुत अच्छा मौका है। हेमू। अब अकबर पहुंचा वहां, तो अकबर तो नाम मात्र का था। मेन युद्ध कौन कर रहा है? बैरम खां। तो यहां पर हम देखेंगे कि जैसे पहला मुगल वंश की स्थापना करने के लिए बाबर को पानीपत का युद्ध लड़ना पड़ा था, वैसा ही पानीपत का युद्ध इन्हें भी लड़ना पड़ेगा। तो पानीपत का दूसरा युद्ध होगा हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर जब बना था उस समय पर महज 13 वर्ष की उम्र थी, तो ये तो बालक ही था। अब मेन युद्ध तो कहें तो बैरम खां लड़ रहा था। तो यहां पर जो पहला दिन रहा इस युद्ध का, तो पहला दिन हेमचंद्र विक्रमादित्य के पक्ष में रहा, और हेमचंद्र विक्रमादित्य दूसरे दिन युद्ध की समाप्ति करके जीतने ही वाले थे कि दुर्भाग्यवश उनकी आंख में आकर के एक तीर लग जाता है। और दूसरे दिन जब उनकी आंख में तीर लग जाता है तो वो हाथी से गिर करके नीचे गिर जाते हैं। तो बैरम खां पकड़ करके लाता है और अकबर के हाथों में तलवार दे करके कहता है कि इनको मार करके धर्म युद्ध के भागी बनो। भाई शुरू करो, अब तो तुम्हारा शासन शुरू हो गया है। तो उस बात पर अकबर कहता है कि इसके टुकड़े तो मैं पहले ही कर चुका हूं, इसके टुकड़े तो मैं पहले ही कर चुका हूं। कहा कैसे? कहा जब मैं अब्दुल सम्मद से चित्र सीखता था, तो अब्दुल सम्मद से चित्र सीखता था तो उसी समय पर चित्र बना करके इसका मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट एक मिलता है, उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं। फिर कहते हैं कि अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को मारा और पानीपत के दूसरे युद्ध को विजय किया। अब पानीपत का दूसरा युद्ध जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये नाम अकबर का आता है। 13 साल का बालक क्या उसे मारेगा? मेन तो बैरम खां ने मारा था। तो इतनी बात हुई। तो जब दोबारा अकबर को देखो अपना शासन पाने के लिए सबसे पहले ही युद्ध लड़ना पड़ गया। इसको बना बनाया कुछ नहीं मिला था, युद्ध किया। फिर उसके बाद इसने क्या किया कि आगे चल करके जो उत्तर भारत का हिस्सा था, क्या था? जो उत्तर भारत मतलब ये वाला जो हिस्सा था, तो इन सब में उसने
अपनी अच्छी पकड़ बनाई उत्तर भारत में, जीतना शुरू किया, कई युद्ध लड़े और पूरा एरिया अच्छे से अपने अंडर में कर लिया। अब ये पूरा एरिया अकबर के अंडर में हो गया तो अब तो अकबर से कोई युद्ध करेगा ही नहीं, क्योंकि अकबर उस जगह का सबसे बड़ा राजा बन गया। तब अकबर के पास शक्तियां हो गई। जैसे ही राजा बना 13 वर्ष की आयु में, तभी से उसको संघर्ष करना पड़ा। पहले पानीपत का युद्ध लड़ना पड़ा, उसके बाद फिर उत्तर भारत की चीजों को जीता। अब देखेंगे कि अकबर का तो नाम हो रहा है मेन बैरम खां के संरक्षण में। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने क्या किया, अपनी शक्तियों को बढ़ाया। अब जब शक्तियां बढ़ जाती हैं तो राज्य में शांति व्यवस्था होती है। शांति व्यवस्था फैली, क्योंकि भाई अगर राजा को खुद ही डर रहेगा कि कल हम रहें ना रहें, क्या पता कल ही हमें कोई राजा हरा दे, तो अपने राज्य को बचाने की सोचेगा कि चित्र बनवाएगा। चित्र या ललित कलाओं का विकास तभी होता है जब राज्य में शांतिपूर्ण माहौल होता है। तो अकबर ने सबसे पहले अपना राज्य सुरक्षित कर लिया, अपने आप को इतना शक्तिशाली बना लिया कि हमसे जल्दी कोई भिड़े ना। तो अब उसके राज्य में क्या हुई, शांति व्यवस्था स्थापित हुई। अब शांति व्यवस्था जब स्थापित हुई तो यही वातावरण जो होता है कलाओं के लिए उपयुक्त होता है। जहां कलह लड़ाई झगड़ा चल रहा है वहां नहीं हो पाएगा, तो कलाओं के लिए उपयुक्त हुआ। तो यहां पर हम देखेंगे, और दिनों दिन कलाओं का विकास होता चला गया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी वजह से नहीं महान होता, वो महान होता है अपने साथ रहने वाले लोगों की वजह से। खुद तो होता है, अगर उसका फ्रेंड सर्किल अच्छा नहीं है तो महान नहीं हो सकता है। महान तभी होंगे जब आपके बीच में अच्छे अच्छे लोग हों, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो हम जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। तो यहां हम शुरू करते हैं, दिनों दिन कलाओं का विकास हुआ। कैसे, देखो तो कला के क्षेत्र में क्यों विकास हुआ। एक तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, कई चित्रकारों को संरक्षण दिया, तानसेन जैसे संगीतकार भी थे, संगीतकारों को भी संरक्षण दिया। तो ये सारे लोग मिलकर के अकबर के काल में जो कलाओं का विकास हुआ, बहुमुखी विकास, तो इसी वजह से हुआ क्योंकि इसने सबको संरक्षण दे रखा था। तो अब बात करते हैं सबसे पहले हम अकबर के दरबार के 9 रत्नों की, कि अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो ये हमें याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पूछेगा कि अकबर के दरबार का कौन से 9 रत्नों में से कौन सा नहीं है। तो हमें अगर 9 पता होंगे तभी तो हम छांट पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा नहीं था। तो कैसे देखेंगे, तो नाम लिखो, 9 रत्नों में कौन कौन से थे। सबसे पहले बीरबल, अबुल फजल जिसने आईने अकबरी लिखी थी, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन, हकीम हुकाम, और मुल्ला दो प्याजा। अब कौन सा बचा, फैजी, जो पुस्तकालय का अध्यक्ष था, यही पढ़ के अकबर को किताबें सुनाता था। और इसी फैजी की वजह से अकबर इतना बिना अनपढ़ होने के बावजूद उसको इतना ज्ञान हो गया, क्योंकि यही फैजी पढ़ पढ़ के किताबें अकबर को सुनाता था, और अकबर ने सुन सुन के अच्छी बातें ग्रहण कर ली हर किताबों से। तो बिना पढ़ करके भी उसने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी फैजी के कारण। तो ये 10 लोग हैं, तो ये 10 हमें पता होने चाहिए कि ये
कौन कौन है। इसके बाद अकबर के दरबार के जो चित्रकार थे, चित्रकार, चित्रकार देखो मुख्य रूप से हमें याद रखने हैं 4। कौन कौन से? मीर सैयद अली, अब्दुल सम्मद, ये 2 तो पहले से थे, हुमायूं के शासनकाल से इसको मिल गए थे, विरासत में ये दोनों मिल गए थे। फिर दशवंत और बसावन, ये 4 चित्रकार मेन हम देखेंगे। ठीक है, और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से इन्हीं 4 को हम देखेंगे, फिर आगे देखेंगे बढ़ के, पहले देखेंगे 4 चित्रकार। तो अब देखो ये 2 कहाँ के हैं? ये दोनों हैं ईरानी शैली के। इनके जो काम करने की शैली है वो कैसी है? ईरानी शैली। ये दोनों कहाँ के हैं? भारत के। इनके काम करने की शैली कैसी है? भारतीय शैली। अकबर के शासनकाल में या हम मुगल काल में देखेंगे कि चित्रों में अलग अलग लोग, एक चित्र में कई लोग काम करते थे। जैसे जो बाल अच्छा बनाता है वो बाल वो बनाएगा, जो बॉर्डर अच्छा बनाता है बॉर्डर वो बनाएगा, बैकग्राउंड जो अच्छा बनाता है वो बैकग्राउंड बनाएगा, जो स्केच अच्छा करता है वो स्केच करेगा। तो मतलब एक ही चित्र में कई लोग अलग अलग काम करते थे। तो अब एक ही चित्र में, जैसे मान लो एक कोई चित्र बना, अकबर के शासनकाल में कोई चित्र बना, तो उसमें कुछ काम इन दोनों ने किया और कुछ काम इन दोनों ने किया। तो ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों का प्रभाव इसमें आ गया। तो ईरानी शैली और भारतीय शैली दोनों मिलकर के मुगल शैली की या मुगल शैली को जन्म देते हैं। तो इसीलिए आता है कि मुगल शैली का प्रारंभ, मुगल शैली की शुरुआत किसके समय में हुई? तो शुरुआत अकबर के समय में हुई थी, क्योंकि भारतीय प्रभाव अकबर के समय में ही आया। या कहें मुगल शैली का विकास, मुगल शैली का विकास यह भी अकबर के शासनकाल में ही आता है। मुगल कला का स्वर्णकाल, मुगल कला का स्वर्णकाल, कला मतलब सारी कलाओं की बात कर रहा है। तो चित्रकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, लेखक भी हैं, तो बहुत सारे लोग थे, तो कई कलाएं थी यहाँ पर। इसलिए कला का विकास, मुगल कला का विकास अकबर के शासनकाल में। ठीक है, चित्रकला का विकास जहांगीर के काल में, मतलब जहांगीर के समय में चित्रकला ही सबसे ज्यादा थी और कुछ नहीं था उसके समय। और यहां पर कई कलाएं हैं, इसलिए कला का स्वर्णकाल इसके शासनकाल में और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल में। क्लियर? अब इतनी चीजें हो गई, तो हम चलते हैं आगे। अब इसके साथ, अब चूंकि कला के क्षेत्र में पढ़ना है तो एक और काम इसने करवाया, यहां तो जगह बची नहीं, इसने चित्रशाला खुलवाई। भाई इतने सारे कलाकार कहाँ काम करेंगे, क्योंकि इतने ही नहीं, अभी अबुल फजल लिखेगा आईने अकबरी यानी अकबरनामा। अकबरनामा जब लिखेगा तो उसमें वो लिखेगा कि अकबर के काल में 100 से अधिक चित्रकार थे, जिसमें ज्यादातर हिंदू चित्रकार थे। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू चित्रकार क्यों अकबर के शासनकाल में ज्यादा थे? तो उसके बारे में भी अबुल फजल ने लिखा कि अकबर के काल में ज्यादातर हिंदू चित्रकार थे। क्यों? क्योंकि अकबर का ऐसा मानना था कि हिंदू चित्रकार चित्रों में भाव बहुत अच्छा लाते हैं, हिंदू चित्रकार चित्रों में भाव बहुत अच्छा लाते हैं, इसीलिए ज्यादातर पोथियां चित्रित हुई। तो पोथियों को समझने के लिए भावपूर्ण चित्र ज्यादा अच्छे होते हैं। भाई अगर चित्र, किताबों में चित्र बने हैं तो उसमें भाव भी तो लगना चाहिए। अगर दुखी होकर के कोई बैठा है तो लगना चाहिए कि दुखी है,
और हिंदू चित्रकार जो थे वो चित्रों में भाव बहुत अच्छा लाते थे, इसीलिए उन्होंने ज़्यादातर हिंदू चित्रकार रखे थे। और उनको काम करने के लिए चित्रशालाएं बना रखी थी। चित्रशाला को मुगल काल में कारखाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारखाना। तो मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहा जाता था? कारखाना। तो इसी कारखाना में जो सबसे पहले कारखाना खुला, तो देखो एक चीज मैं ऐसे समझा देता हूं तो याद हो जाएगा। मेन लड़ाई काहे के लिए हो रही थी अभी तक? किस जगह के लिए हो रही थी? दिल्ली के लिए ना। तो दिल्ली में इसने चित्रशाला नहीं खोली। क्यों नहीं खोली? क्योंकि कभी युद्ध होगा तो दिल्ली में ही होगा। तो कलाकारों को तो शांति से काम करने दो, कलाकारों को क्यों युद्ध में पिसे? तो कलाकार आराम से दूर जाके काम करे। तो जहां दिल्ली है वहां पर वो काम नहीं कराएगा, ठीक है। काम कहां कराएगा? पहली चित्रशाला खोली जाएगी आगरा में। पहली चित्रशाला खोली जाएगी आगरा में। आगरा के बाद जो दूसरी चित्रशाला खोली जाएगी वो खोली जाएगी फतेहपुर सीकरी में। आगरा के बाद, सॉरी दिल्ली का नाम नहीं, दिल्ली इसलिए लिख दिया ताकि ध्यान रहे कि अकबर ने दिल्ली में नहीं खोली थी। पहली आगरा, दूसरी फतेहपुर सीकरी, तीसरी लाहौर। फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर के मृत्यु के समय जो चित्रशाला थी वो लाहौर थी। लाहौर में चित्रशाला में चित्रकार काम करते थे। फिर जहांगीर का जब शासनकाल आता है तो फिर चित्रशाला पुनः आगरा आ जाती है। कहां जाती है? पुनः आगरा। तो चित्रशाला कहां नहीं थी? दिल्ली में नहीं थी, ठीक है। तो अब बात आती है आगरा में कब से कब तक रही। तो 1558 से लेकर के 1572 तक आगरा में रही। फिर 1572 से लेकर के 1585 तक फतेहपुर सीकरी में रही। फिर 1585 से लेकर के 1605 में अकबर की मृत्यु होती है, तो 1605 तक लाहौर में रहेगी। और लाहौर के बाद पुनः आगरा आ जाती है। तो यही 3 जगह घूमती रहेगी, आगरा, फतेहपुर सीकरी और लाहौर, और फिर आगरा आ जाएगी। तो यही चित्रशालाएं होंगी। फिर चित्रण के बारे में अकबर की जो जीवनी है, जिसको हम कहते हैं आईने अकबरी, आईने अकबरी या इसी को कहते हैं अकबरनामा। तो सबसे पहले इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ध्यान रहे केवल बाबर के समय तुर्की भाषा चलेगी, बाकी पूरे मुगल काल में कौन सी भाषा चलेगी? फारसी, ठीक है। तो फारसी भाषा में लिखा है और इसको चित्रित किया है, इस किताब को, केशव और धर्मदास। केशव और धर्मदास ने इसे चित्रित किया है। क्लियर है ये? अब इसी किताब से हमें ये जानकारी मिलती है कि अकबर के दरबार में सौ से अधिक चित्रकार थे, लेकिन